बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाउ कमिंग टू द न्यू वीडियो of pharmacology and therapeutics title Crohn's disease and its management. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. I am using the channel Dr. Abdul Malik Official. यहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. Now coming to the main contents. So here are the list of contents: Crohn's disease, causes, symptoms, diagnosis, what to expect, and treatment. Avoid flares. Now the right doctor, remission will be discussed in the second part. So now coming to the main anatomical or physiological function of the GIT, gastrointestinal tract. This is basically digestive system, in which we can see the oral cavity is here, and the esophagus is the second part, and third is liver, stomach. Here is the fourth number, stomach, and large intestine or colon is 5 number. Number 6 is small intestine. This is the small intestine in different color, and 7th is rectum, and 8th is anus. सो इस डाइजेस्टिव डिजीज़ में ख़ास तौर पे क्रोहन डिजीज़ में हम जब बात कर रहे हैं, ये किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे किसी भी जगह पे इन्फेक्शन काज कर सकती है, डिजीज़ काज कर सकती है, बेसिकली ये कह सकते हैं. तो आगे देखते हैं क्रोहन डिजीज़ के ऊपर. CD जिसे हम कहते हैं मुख्तसर. क्रोहन डिजीज़ इज़ ए टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़. ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि IBD जो है उसमें से 2 मेजर डिजीज़ का जिक्र किया गया था, जिसमें एक जो थी वो अल्सरेटिव कोलाइटिस थी और दूसरी क्रोहन डिजीज़ थी. क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस बोथ आर वेरी डेंजरस diseases of the digestive system. Already I have discussed about the comparison of Crohn disease and ulcerative colitis in previous video, जो ulcerative colitis पर मुश्तमिल है, उसमें आप देख सकते हैं. It causes inflammation to digestive tract. बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काजेस ये करती है डिज़ीज़, इन्फ्लेमेशन काज करती है. और इसमें क्या होता है क्रोहन डिजीज़ में, विच कैन लीड टू एब्डोमिनल पेन. सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है एब्डोमिनल पेन का होता है, दर्द होता है पेट में. स्वेयर डायरिया, या तो स्वेयर डायरिया होगा. फटीक, इसमें थकावट भी ज़्यादा होगी साथ ज़्यादा डायरिया के साथ. मिनरल, वाइटामिनस और बॉडी की जो अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी. और वेट लॉस विल बी देयर. साफ ज़रा कि एब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो वेट लॉस भी होगा. एंड माल न्यूट्रिशन, और बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, माल फंक्शन हो जाता है बेसिकली. इन्फ्लेमेशन कॉज बाई क्रोहन डिजीज़ कैन इन्वॉल्व डिफरेंट एरियाज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन डिफरेंट पीपल. तो किसी भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम क्रोहन डिजीज़ की बात करें तो डिफरेंट पीपल में डिफरेंट डिजीज़ का पैटर्न है. यानी कोई जो है डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टीन में ये प्रॉब्लम करती है, किसी जगह पे लार्ज इंटेस्टीन में प्रॉब्लम करती है, कहीं पे रेक्टम पे करती है, कहीं पे एसोफिगस पे करती है. तो पूरी जो बॉडी है उसमें जो GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो इन्वॉल्व होता है. दिस इन्फ्लेमेशन इज़ ऑफन स्प्रेड्स इनटू द डीपर लेयर ऑफ बाउल. और नीचे तक जब ऊपर वाले इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टीन में होगा, यानी ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, ये 3 मेजर पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टीन के, तो साफ ज़रा है कि ये स्प्रेड करेगा डीपर बाउल, यानी हम लार्ज इंटेस्टीन की तरफ भी मूव कर जाता है. तो इसका पैटर्न जो है नॉन कंटिन्यूस है, एक जगह पे फिक्स नहीं होता है, एक कंटिन्यूस पार्ट होता है, यहाँ तक ये मसला करेगा. किसी भी पार्ट में स्पॉटेड लाइन में ये डिज़ीज़ काज कर सकता है. तो यहाँ पे क्रोहन डिज़ीज़ की हम बात कर रहे थे. अब देखते हैं इसके नेक्स्ट जो पोर्शन है, इसकी फिगर है जिसमें हम देख सकते हैं कि कितने % जो ये प्रॉब्लम काज करता है. बेसिकली यू कैन सी दिस इज़ द नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टीन, यानी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टीन है इसमें. स्मॉल इंटेस्टीन, कोलन, एंड द इलियम हैज़ बीन शोन हेयर. हेयर इज़ द रेक्टम, ल्यूमन ऑफ द कोलन. कोलन की जो अंदरूनी लेयर है, ल्यूमन है, उसको दिखाया गया. ये फिगर है, यहाँ से ली गई है. इसके बाद क्रोहन डिजीज़ में क्या होगा, पैची इन्फ्लेमेशन है. यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, किसी यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, डिफरेंट एरिया में. थिकनिंग ऑफ कोलन वाल भी हो जाती है, वाल है. कोबल्स स्टोन, अपीयरेंस ऑफ सरफेस है. कोबल स्टोन यानी उभार से आ जाते हैं इस तरह के नज़र, जो
ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है और फिस्टोला बन जाते हैं इसके अंदर। ये 3 मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं ये होते हैं और पैची इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। इसमें जो परसेंटेज है देखा जाए तो कोलिक 20% होता है पीपल में, इलियल जो डिजीज़ है वो 30% होती है, और इलियोकोलिक, इलियम और कोलान जो शामिल होती है वो 50% जो डिज़ीज़ है वो पैटर्न है इसका क्रोन डिजीज़ का। ऑटोइम्यून डिजीज़ है साफ ज़रा, इसका कोई एग्जैक्ट जो है क्योर अवेलेबल नहीं है, कंटिन्यूस हमें सेव करना होगा, अपने आप को बचाना होगा, एहतियात करनी होगी, डाइट को मेंटेन करना होगा, ये बातें मैं बताऊँगा। इसमें हम देखते हैं क्रोन डिजीज़ और कोलाइटिस अल्सरोज़ा, इसमें डिफरेंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे फिगर में मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे मैंने डिफरेंस उनको ग्राफिकल टेबल फॉर्म में बताया था। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये डिफरेंट पैचेस फॉर्म में होता है, नॉन कंटिन्यूस होती है ये डिजीज। देखें यहाँ पे कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कहीं पे यहाँ पे शुरू में असेंडिंग कोलॉन पे हो गया, ट्रांसवर्स कोलॉन में हो गया, डिसेंडिंग कोलॉन में हो गया, सिग्मॉइड कोलॉन में, कहीं भी ये पार्ट में प्रॉब्लम कर सकता है। और इसके अलावा अदर हैंड में अगर देखा जाए तो कोलाइटिस जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सिग्मॉइड कोलॉन यहाँ से कंटिन्यूस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिजीज़ है, ये नहीं कि यहाँ से चलेगी तो यहाँ तक होगी। तो ये डिफरेंस है बिटवीन क्रोन्स डिजीज़ एंड कोलाइटिस अल्सरोज़ा। अब क्रोन डिजीज़ कैन बी बोथ पेनफुल एंड डिबिलिटेटिंग है एंड समटाइम्स मे लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। ये बड़ी अहम पॉइंट है, इसका अहम पॉइंट है कि कॉम्प्लिकेशन इससे बढ़ सकती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वाइल देयर इज़ नो नॉन क्योर फॉर क्रोन डिजीज़, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, therapies can greatly reduce its sign and symptoms and even bring long time remission and healing of inflammation। ये जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है ऑलरेडी वो हैव स्टडीड, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कुछ इस्तेमाल होती हैं मेडिसिन, कुछ इस क्रोन डिजीज़ में भी वही ड्रग्स इस्तेमाल होंगी ज़्यादातर। इसमें देखेंगे विद ट्रीटमेंट मैनी पीपल विद क्रोन डिजीज़ आर एबल टू फंक्शन वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसका क्योर तो अवेलेबल नहीं है लेकिन मैनेजमेंट इसकी की जा सकती है, बहुत हद तक इसको 100% तक यानी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद हम क्रोन डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द मेजर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। साफ ज़ाहिर है कि सबसे पहले हम ऊपर से हेड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आई पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, यानी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल जो डिजीज़ है वो भी काज कर सकती है, और इसके अलावा अल्सर भी हो सकते हैं माउथ के अंदर, और स्टोमाटाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन टाइप होती हैं, उभार से बन जाते हैं, यानी स्टोमा का मतलब होता है ये मुंह को कहा जाता है, टाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ, तो इसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम हो जाता है माउथ के अंदर। इसके बाद स्किन की अगर बात की जाए, अल्सर्स एंड सोर्स यहाँ पे बन जाते हैं स्किन के ऊपर। इसी तरह अगर स्टमक की बात की जाए, वोमिटिंग ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ स्टमक में इरिटेशन ज़्यादा बन जाती है, तो यहाँ पे वोमिटिंग भी ज़्यादा होगी। कुछ ड्रग्स भी काज करती हैं, कुछ डिजीज़ से होती हैं तो फिर ड्रग देनी पड़ती है। इसी तरह लीवर एंड बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके अलावा इंटेस्टिनल डायरिया, अब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, अल्सर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये अल्सर भी बन जाते हैं। फीवर, वेट लॉस, डिक्रीज एपिटाइट, और जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होता है, पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट एंड द रेक्टल ब्लीडिंग इज आल्सो सीन इन क्रोन डिजीज़। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द क्रोन डिजीज़, कि आप इसमें देखें कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम बेसिकली आ रहे हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल भी हैं और इंटेस्टिनल जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके बाद वी सी दी टाइप्स ऑफ क्रोन डिजीज़ की कितनी मेजर टाइप्स हैं। लाइक वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट दी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे क्रोन डिजीज़ के बारे में। क्रोन्स डिजीज़ जो है इलियोकोलाइटिस, जिसमें इलियम भी इन्वॉल्व हुए और कोलान का कुछ पोर्शन भी इन्वॉल्व होगा। इलियो का मतलब इलियम, कोलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलान, तो ये इलियोकोलाइटिस दोनों को यानी हम कह रहे हैं इलियोकोलाइटिस काज करेगा। इलियम और कोलान के कुछ पार्ट जो है इसमें पोर्शन शामिल होता है। इसके बाद इलियाइटिस, सिर्फ इलियम इन्वॉल्व है, इलियाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द इलियम। इसी तरह गैस्ट्रोड्यूडिनल क्रोन डिजीज़ है। गैस्ट्रोड्यूडिनल जो एक यहाँ पे एरिया है, यानी ड्यूडिनम का, और गैस्ट्रो कहते हैं हम स्टमक से, यानी बेसिकली जैसे हम गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, तो ये गैस्ट्रोड्यूडिनल, ड्यूडिनम और इसमें स्टमक का कुछ पोर्शन इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्रोन डिजीज़ हो जाती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे भी हो सकता है। इसके अलावा ज्यूजिनो इलियाइटिस, ज्यूजिनम इन्वॉल्व है और इलियम का कुछ पार्ट इन्वॉल्व है, नाम से ही पता चल रहा है ज्यूजिनो, ज्यूजिनम, और इलियाइटिस इलियम का जो पार्ट है। इसके अलावा क्रोन ग्रेनुलोमेटस
कोलाइटस, कोलान के अंदर ग्रेनुलोमेटस ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, ग्रेनुलोमेटस वाइट ब्लड सेल से जो निकलते हैं वो इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। वाइट ब्लड सेल ही हमारे लिए जो डिफेंस का काम कर रहे हैं और वही इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम अल्सरेटिव कोलाइटिस का हो जाता है और समटाइम्स क्रोन डिजीज़ का भी हो जाता है। पेरी एनल से यानी पहले रेक्टम या एनस इसमें इन्वॉल्व होती है बेसिकली क्रोन डिजीज़ में। ये टोटल 6 टाइप्स की जो क्रोन डिजीज़ हैं वो मुख्तलिफ पीपल में मुख्तलिफ ये सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद काजेज़ देखे जाएँ तो साफ ज़ाहिर है कि इम्यून सिस्टम के पहले मैं बात कर चुका हूँ। नॉर्मल इम्यून सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी कि वो डिफेंस करता है, एंटीजन को बचाता है, सेव करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, उसको डिफेंस करके उसको निकालता है। अगर नॉर्मल फ्लोरा इसमें डिस्टर्ब हो जाए या कहीं और प्रॉब्लम हो जाए तो वो बैक्टीरियम जो है मे ट्रिगर क्रोन डिजीज़ जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं, जैसा कि हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में पहले बता चुके हैं। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर में अभी देखा गया है कि जो बैक्टीरियम है या वायरसेस हैं वो इसको इंड्यूस करवाती हैं। इसके अलावा हेरिडिटी भी हो सकती है कि क्रोन डिजीज़ जो है अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो वो आगे ससेप्टेबल जो बच्चे हैं उनमें भी हो सकती है। ये मोस्ट पीपल विद क्रोन डिजीज़ डू नॉट हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़। ये भी देखा गया है कि इतनी हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन ये इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, उसको नॉर्मल जो है फ्लोरा भी डिस्टर्ब कर सकते हैं या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो जिनकी वजह से वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिनकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द इंक्रीजेज रिस्क फैक्टर जो हैं कौन कौन से हैं जो इसकी क्रोन डिजीज़ को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं क्रोन डिजीज़ को। चांसेस जो ससेप्टिबिलिटी के हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं बेसिकली वी कैन से सिगरेट स्मोकिंग इज़ आल्सो ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर क्रोन डिजीज़, सबसे ज़्यादा खतरनाक। अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स की अगर वो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स को रिमूव करवाया गया है तो उसमें भी क्रोन डिजीज़ के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं ड्यू टू इलियम भी उसके साथ होती है अपेंडिक्स के साथ और लार्ज इंटेस्टीन भी साथ होती है। तो डाइटरी एनिमल प्रोटीन अगर इनटेक करते हैं तब भी यहाँ पे क्रोन डिजीज़ का ख़तरा होगा। डाइटरी एनिमल प्रोटीन ज़्यादातर हम गोश्त जैसे खाते हैं उनसे भी हो सकता है। एनसेड यूज्ड, अगर एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करेंगे तब भी चांसेस हैं, ख़ास तौर पे पेन किलर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके भी चांसेस हैं कि क्रोन डिजीज़ वो इंड्यूस कर सकते हैं। साइकोसोशल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन से भी क्रोन डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें, क्योंकि पेट में खाना कभी खाते हैं कभी नहीं खाते डिप्रेशन वाले पेशेंट, तो उसमें ज़रा इशू होता है, स्लीप का भी इशू होता है। ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ अगर हम करेंगे तब भी इंक्रीज रिस्क है। मल्टीपल अदर जेनेटिक्स है, मल्टीपल अदर रिस्क फैक्टर्स आर आल्सो देयर बट आई हैव रिटन फ्यू ऑफ देम। तो इनके बाद जो है डिक्रीजेज रिस्क हैं, डाइटरी फाइबर इनटेक करने से कम हो सकते हैं, विटामिन डी इनटेक करने से भी ये कम हो सकते हैं, तो लिहाजा इन चीज़ों को ज़्यादा लेना चाहिए। अब एक और इशू यहाँ पे शामिल हुआ है कि ओब्लिगेट एनरोबिक जो बैक्टीरिया हैं वो भी क्रोन डिजीज़ में इन्वॉल्व है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड माइक्रोबायोटा जो है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी है, इंटेस्टीन का लार्ज इंटेस्टीन में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें डिसबायोटिक गट माइक्रोबायोटा हो जाएगा तो साफ ज़ाहिर है कि ओब्लिगेट एनरोब्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, फंगस विल बी इंक्रीज्ड, human DNA will be increased, while you can see here obligate anaerobes will be increased here in normal, fungus will be decreased, will be low in this level। normal में अगर देखा जाए तो उसमें फंगस कम होते हैं, obligate anaerobes ज़्यादा होते हैं और human DNA जो है वो कम होता है। यहाँ पे जो अपोजिट हो रहा है, क्रोन डिजीज़ एंटीबायोटिक यूज़, डाइट, इन चीज़ों से थेरापी कोई करते हैं या इनसे इलाज करते हैं तो वो इससे आराम आ सकता है। अदरवाइज़ जो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं तो उनसे भी सुपर इन्फेक्शन हो जाते हैं। सुपर इन्फेक्शन से मुराद है कि एक इन्फेक्शन तो ख़त्म हुआ, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं तो दूसरे इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो नॉर्मल फ्लोरा उसकी कोशिश करता है कि और जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। बैड बैक्टीरिया जो है डोमिनेंट हो जाता है और अपनी डिजीज़ काज करता है सुपर इन्फेक्शन की वजह से। तो मल्टीपल रीजन आर देयर, जैसे कि एंटीबायोटिक यूज़ है, डाइट ऐसी इस्तेमाल करते हैं स्पाइसी या और टाइप की, जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो लिहाजा कुछ चीज़ों को जैसे मैंने SCD में भी बताया हुआ है, यानी स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट में, जिसमें आप प्रॉपर अगर डाइट इस्तेमाल करेंगे तो ये क्रोन डिजीज़ के जो चांसेस है कम हो जाएंगे और बैड बैक्टीरिया भी कम हो जाएंगे। प्रोबायोटिक्स अगर लेंगे तो उससे भी कम हो जाएंगे। ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रीटमेंट में। तो लिहाजा
व्हाट आर द क्रोहन्स डायग्नोसिस के आप कैसे इसको डायग्नोस करेंगे, तशखीस कैसे करेंगे, आपके पास क्या मेथड्स हैं। मल्टीपल मेथड्स आर अवेलेबल कि आप उसको चेक कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक इमेज ऑफ क्रोहन कोलाइटिस शोइंग डीप अल्सरेशन, ये कोलन की गई है क्रोहन डिजीज़ में, और एंडोस्कोपिक इमेज ली गई है ख़ास तौर पे डीप अल्सरेशन की, अंदर से अल्सर पैदा हो चुका है, बन चुका है। इसके अलावा सीटी स्कैनिंग जो कैन बी डन, एमआरआई, सीटी स्कैन ये भी किया जा सकता है क्रोहन डिजीज़ को, फंडस ऑफ द स्टोमक को देखने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है ख़ास तौर पे। इसके बाद हमारे पास एंडोस्कोपिक बायोप्सी है कि आप यहाँ से एंडोस्कोप के ज़रिए वहाँ से थोड़ा सा सैंपल लें जो इंटेस्टीन का है, और उसको ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन इन केस ऑफ क्रोहन डिजीज़, उससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि आइदर दिस डिजीज़ इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो इसके बाद सिलेक्शन ऑफ कोलेक्टोमी, कि कुछ कोलन का पोर्शन जो है कट करके ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन उसको चेक किया जा सकता है, यानी स्लाइड उसकी बना के हिस्टोपैथोलॉजी करके उससे चेक किया जा सकता है। इसके बाद रीसेक्टेड इलियम फ्रॉम ए पर्सन विद क्रोहन डिजीज़, उसको रीसेक्ट करके इलियम को यहाँ पे देखा गया है कि क्या इसमें बेसिकली प्रॉब्लम है, समटाइम रीसेक्शन भी किया जा सकता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन, इसलिए फौरी तौर पे अगर सर्जरी की नीडेड है तो सर्जरी करवा सकते हैं, साफ ज़ाहिर है उसमें ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कम से कम होंगे। एक तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, बाउल से बाद लार्ज इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज हो जाती है, वहाँ से आगे कोई चीज़ गुजर नहीं सकती, तो लिहाजा रिक्वायर सर्जरी टू रिमूव द डिजीज्ड पोर्शन, जो डिजीज पोर्शन है उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी की नीडेड है। अल्सर्स अगर बन जाएँ, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू ओपन सोर्स, अल्सर बन सकते हैं, फिस्टोला भी बन सकते हैं। अल्सर कैन एक्सटेंड कम्प्लीटली थ्रू इंटेस्टिनल वॉल क्रिएटिंग ए फिस्टोला, बड़ा सख्त किस्म का ये वॉल बनाते हैं फिस्टोला की, ये ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए इसको रिमूव करवाया जा सकता है। इसके बाद एनल फिशर है, टीयर और ओपन सोर अल्सर ये भी बनते हैं, डेवलप इन लाइनिंग दैट डेवलप इन लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, ख़ास तौर पे एनस के साथ बनते थे, इसलिए एनल फिशर कहा जाता है। फिशर भी डिप्रेशंस को कहा जाता है ना, तो उसके फिशर्स हम बात करें। इसके बाद मॉल न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, साफ ज़ाहिर है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से देयर विल बी मॉल न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कम होगी अवेलेबल, डायरिया हो जाएगा, abdominal पेन एंड क्रैम्पिंग एंड लो आयरन और विटामिन B12 काज बाय दिस डिजीज़, ये चीज़ें कम हो सकती हैं। इसमें फौरी तौर पे अल्टरनेटिव जो सोर्सेज हैं उसको देनी चाहिए। इसके बाद कोलन कैंसर के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, इट इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ कोलन कैंसर। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए एहतियातें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, इसको पहले चेक करवाना और उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोहन डिजीज़ में देखा जाए तो नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ इन्फ्लेम्ड जो है वो कोलन दिखाई गई है, लार्ज इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन, और ये स्ट्रिक्चर्स बन रहे हैं, इस तरह की जो कंडीशन है स्ट्रिक्चर बना रहे हैं। इसके अलावा फिस्टूला बना रहे हैं, ये बाहर निकल आती है, आउटर पोर्शन में आ जाती है बॉडी से, तो इस वजह से ये स्मॉल इंटेस्टीन या लार्ज इंटेस्टीन में भी हो सकता है, फिस्टूला भी बना सकते हैं, एनल कैनाल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी और मज़ीद इसको डीपली देखा गया है। एनल फिस्टूला इज़ प्रेजेंट इन एनल एरिया, एनल फिशर्स आर प्रेजेंट इन द फिशर, और एनस के साथ होंगे, ये एनल एप्सिस हो सकता है, यहाँ से एप्सिस का एक और नाली बन जाती है, वहाँ से एप्सिस यानी सिक्रीशन शुरू हो जाती है। तो ये तीन चीज़ें जो एनल से रिलेटेड हैं, एनस से, जहाँ से हमारी बड़ी जो फीसेस हैं वो एक्सक्रीट होती हैं, तो लिहाजा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पोर्शन होता है वो एनस होता है, तो उससे पहले रेक्टम होता है, तो इनको ये कॉम्प्लिकेशन डिजीज़ कर सकती है। तो वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रोन डिजीज़. If you have any question, you can write in the comment section or ask in the Facebook.